हे गाइस, इट्स व्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी के डिफेंडर सुपरस्टार एंटोइन रुडिगर के बारे में। अब देखो यार, अगर अभी तक की बात करें ना, तो अगर कभी पॉडकास्ट की बात हो, कभी लाइव स्ट्रीम की बात हो, या फिर हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर की डिस्कशन की बात हो, अगर कोई कभी एंटोइन रुडिगर के बारे में पूछता है ना, तो हमेशा सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कहाँ जाएगा। और उसके बहुत सिंपल सा आंसर था कि भाई वो जा रहा है रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड आर द मोस्ट पॉसिबल एंड द मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन फॉर एंटोइन रुडिगर। लेकिन यार अब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है और काफ़ी आउट ऑफ नोवेयर अब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि रियल मैड्रिड एंटोइन रुडिगर को साइन करने की रेस से बाहर होती हुई दिख रही है। और इसके पीछे का जो रीज़न है ना, वो यार काफ़ी सिंपल है और सही बताऊँ तो ना एक तरीके से सेंस भी बनाता है। और उसके लिए थोड़ा सा हमको इकोनॉमिक कंडीशन को समझना पड़ेगा। अब देखो यार, एंटोइन रुडिगर आपको पता है कि सिर्फ 6 महीने और इस समय उसके पास पूरा राइट है कि वो किसी भी क्लब के साथ प्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है। लेकिन फिर भी चेल्सी उसको हर मैच में खिलाती है। ये बताता है कि वो एक तो वर्ल्ड क्लास टैलेंट है और चेल्सी उसको कितना ज़्यादा हाईली रिगार्ड करती है और कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। अब देखो यार, रुडिगर इस समय सुपरस्टार डिफेंडर होने के बावजूद वो 100,000 पर वीक की सैलरी कमा रहा है। ठीक है, चेल्सी उसको हद से हद यहाँ पे 140,000 पर वीक की सैलरी देने को प्रिपेयर्ड है। उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ रहे, चाहे उसको रुडिगर फ्री में जाने देना जाए। अब यहाँ पर रियल मैड्रिड, अब यहाँ पर रुडिगर जो डिमांड कर रहा है ना, वो है 225 से 250 के बीच की। और रियल मैड्रिड ये सोच रही है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेविड अलावा और इडा मिलिटाओ जैसे टॉप सेंटर बैक्स हैं, विद नाचो फर्नांडिस जैसे हमारे पास बैकअप है, हम एंटोइन रुडिगर को लेके आ रहे हैं एज अ बैकअप सेंटर बैक और उसको हम यहाँ पे 250 पर वीक की सैलरी दे रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको अभी कन्विंस नहीं कर रही है। और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि वो यहाँ पे थोड़ा समझ रहे हैं कि एक ऐसे सेंटर बैक को हम क्यों लाएं जो कि मतलब एक तरीके से बैकअप होने वाला है, क्योंकि वो इडा मिलिटाओ और डेविड अलावा को हटाने के मूड में नहीं है। और कहीं ना कहीं कार्लो एंसेलोटी बैक थ्री में जाने में भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या अगर एंटोइन रुडिगर रियल मैड्रिड नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स यहाँ पे 4 क्लब्स हैं, जिसमें से एक क्लब को तो 6 महीने ही वेट करना पड़ेगा, जिसमें बताऊंगा कौन सा वो क्लब है। 3 क्लब हैं, यूवेंटस, बायर्न म्यूनिख और पेरिस सैंट जर्मेन। अब देखो, यूवेंटस के रिगार्डिंग ठीक है, समझ सकते हैं कि डिलीट के रिगार्डिंग काफ़ी अनसर्टेनिटी, तो सेंस बनता है, स्टोरी में थोड़ा सा फिट होता है। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्स ये है कि यूवेंटस के पास पैसे नहीं है और मेरे को लगता है कि रुडिगर के पर्सनल एम्बिशन में यूवेंटस में नहीं जाएंगे। नो ऑफेंस टू यूवेंटस। बात करते हैं बायर्न म्यूनिख की। मेरे को लगता है यार, मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यही कहता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रियल मैड्रिड के बाद अगर किसी क्लब का सबसे ज़्यादा चांस है तो वो है बायर्न म्यूनिख, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कोई और कितना बड़ा क्लब हो। लेकिन मेरे को लगता है कि बायर्न म्यूनिख यहाँ पे रुडिगर को लेके जा सकती है। पीएसजी की बात, भाई इसका सबसे बड़ा प्रो ये है कि पेरिस सैंट जर्मेन एक ऐसा क्लब है जिस प्लेयर को कोई और क्लब नहीं अफोर्ड कर सकता, या फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी और की स्टोरी फिट नहीं करता, वो पेरिस सैंट जर्मेन की स्टोरी में फिट कर जाएगा, चाहे उनको ज़रूरत हो या ना हो। ऑलरेडी मार्किनियोस, किम्पेम्बे, सर्जियो रैमोस टॉप सेंटर बैक्स हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें रुडिगर में इंटरेस्टेड है और इसमें कोई ज़्यादा शौक की बात नहीं है। बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो भाई यूनाइटेड एक रूल के हिसाब से शायद से वो प्रीमियर लीग के में क्लब हैं, तो वो यहाँ पर इस समय उसके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते। हाउएवर राल्फ रागनिक इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन एंटोइन रुडिगर, ऐसा रिपोर्ट्स हैं। बट स्टिल मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि इट हैज़ टू बी बायर्न म्यूनिख अगर रियल मैड्रिड यहाँ से पूरा अपने आप को बाहर कर रही है रेस से। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड का जो रीज़न है वो सेंस बनाता है या नहीं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। लेकिन इसी के साथ यार आप बात करते हैं थोड़े कैंप नु की, यानी कि बार्सिलोना की। तो भाई देखो, कल बार्सिलोना ने फेरन टोरेस का प्रेजेंटेशन रखा जहाँ पे 13 से 14,000 लोग शामिल थे। इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी गुड एंड वेरी स्पेशल डे फॉर बार्सिलोना फैन। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जॉन लेपोर्ता थोड़े ना रजनीकांत वाले मूड में आ गए थे और वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से डायलॉग पे डायलॉग, बॉलीवुड वाले डायलॉग मारने लगे कि बार्सिलोना इज़ बैक इन द ट्रांसफर मार्केट। वो कह रहे हैं कि फेरन टोरेस बार्सिलोना में आए। ये एक प्राइम एग्जांपल है कि क्यों अभी भी ट्रांसफर मार्केट में बार्सिलोना इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेफरेंस पॉइंट। और बार्सिलोना को किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं है, उसके पास बतेरा पैसा है। हाउएवर उन्होंने यहाँ पे ये भी कह दिया कि सीवीसी डील वो साइन नहीं करेंगे अगर ये कंडीशंस रहती हैं तो। प्लस उन्होंने ये चीज़ कहा कि बार्सिलोना बड़े प्लेयर्स को साइन करने का कैपेबिलिटी रखती है। अब देखो यार, ये ना वो वाली बात हो गई कि घान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। बट जोक्स अपार्ट, अगर मैं बार्सिलोना फैंस की जगह होता तो डेफिनेटली भाई मैं तो खुश होता कि भाई मेरा एटलीस्ट प्रेसिडेंट ठीक है, चाहे डायलॉग पे डायलॉग मारा, लेकिन एक्चुअली ऑप्टिमिस्टिक है, वो कर रखता है यहाँ पर। और इसके पीछे डायरेक्टली लोग ये कह रहे थे कि इनडायरेक्टली हालांड के ट्रांसफर से लोग जोड़ने लगे कि भाई देखो हालांड के लिए जा रहे हैं यहाँ पर ये लोग। और बार्सिलोना के लेपोर्टा के जो डायलॉग हैं ये बस इसको एक तरीके से पुख्ता कर देते हैं कि भाई बार्सिलोना में ही आ रहा है अर्लिंग ब्राउट हालांड।
अब इसके पीछे देखो सीन ये है कि मेरे को लग रहा है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड अब इनको धीरे धीरे पता चल रहा है कि एक्चुअली में अर्लिंग ब्राउट हालैंड को साइन करने के लिए एल क्लासिको होगा, यानी कि सिर्फ बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड होने वाला है। क्योंकि यार पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि प्रीमियर लीग का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और अर्लिंग ब्राउट हालैंड 80% चांसेस हो सकते हैं कि वो ला लीगा में ही आ जाए। लेकिन बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो उनका ये मानना है कि अगर अर्लिंग ब्राउट हालैंड रियल मैड्रिड में चला गया तो ना ही सिर्फ यहाँ पे यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे यानी कि चैंपियन लीग प्लेटफॉर्म पे रियल मैड्रिड अगले 7-8 साल के डोमिनेट करेगी, बल्कि यहाँ पर ला लीगा में भी डोमिनेट कर जाएगी और बार्सिलोना का टाइटल कंटेंडरशिप खत्म होती हुई दिख सकती है, एटलीस्ट ऑन द पेपर। और ये चीज़ लेपोर्टा को नहीं चाहिए। इसके अलावा आप इकोनॉमिक वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू ये सब तो ऐड कर ही दो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं लेपोर्टा नहीं चाहता कि ये चीज़ वहाँ हो रियल मैड्रिड में रादर देन बार्सिलोना। बट इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है कि आप यहाँ पे बार्सिलोना की टीम के हो या फिर आप हाला मैड्रिड की टीम के हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। भाई मैं यार हाला मैड्रिड की टीम का हूँ, मेरे को अभी भी लगता है कि हालांड रियल मैड्रिड में आ जाएगा, बाकी किसी का भी हो सकता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप किस टीम के हो। लेकिन इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं थॉमस टूचल और रोमेलू लुकाकू वाली स्टोरी के बारे में। अब देखो है चेल्सी वर्सेस लिवरपूल वाले मैच में टूचल ने इसको पोस्ट मैच इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया था कि अब यहाँ से लुकाकू के साथ एक 1-on-1 मीटिंग होगी और फिर देखा जाएगा, फिर एवेल्युएट किया जाएगा कि आगे क्या डिसीजन लेना है। लेकिन इस चीज़ को, स्टोरी को ना आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं कि कल ना रोमेलू लुकाकू की ट्रांसफर स्टोरीज रूमर्ड हो रही थी कि लुकाकू कॉन्टे के साथ रीयूनाइट कर सकता है स्पर्स में और हैरी केन इधर चले जाएगा या फिर चेल्सी हालांड के लिए चले जाएगी, मतलब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी। हाउएवर 2-3 घंटे के बाद ये चीज़ ठंडी पड़ गई, ये चीज़ इतनी हवा नहीं बना। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अब क्योंकि लुकाकू की तरफ से ये चीज़ रिपोर्ट्स आने की, उसने चेल्सी को बता दिया है कि उसका शॉर्ट टर्म में चेल्सी छोड़ने का कोई प्लान नहीं है। और अगर उसने इंटरव्यू दिया भी है, अब किसी के लिए वो गलत हो या सही हो, लेकिन लुकाकू ने कहा कि वो मेरा इंटेंशन देने का ये बिल्कुल पर्पस मतलब नहीं था कि मैं चेल्सी को छोड़ना चाहता हूँ और किसी और क्लब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इट वॉज नथिंग लाइक दैट। और ऐसे में चेल्सी लुकाकू का कुछ भी नहीं होने वाला भाई ट्रांसफर मार्केट, ना विंटर ट्रांसफर मार्केट में और ना ही समर ट्रांसफर मार्केट में। तो मतलब ये तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब सारा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और ऐसे में यार अब ये रिपोर्ट आई है कि दोनों की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव हुई थी। और इस चीज़ का पता इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अब जो आने वाला काराबाओ कप का मैच है विद चेल्सी एंड स्पर्स, उसमें थॉमस टूचल स्टार्टिंग 11 में यहाँ पर इंक्लूड कर सकता है रोमेलू लुकाकू को। इस तरीके की यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई थी। देखो 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि 500,000 यूरोज का यहाँ पे फाइन लगाया गया चेल्सी की तरफ से लुकाकू पे कि भाई उसने बकवास की थी। लेकिन इसी के साथ यार एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पब्लिक अपॉलॉजी, कि वो पब्लिक में आके अपोलोजाइज करे चेल्सी के फैन से, ये अभी भी बहुत अनसर्टेन है। और जिस तरीके से स्टोरी डेवलप्ड हो रही है ऐसा होता हुआ अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाउएवर ये पता चलेगा कि जब अब थॉमस टूचल प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि इस पर क्या कहेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि डू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि क्या चेल्सी के फैंस एक्चुअली में बिना एक पब्लिक अपॉलॉजी के यहाँ पर लुकाकू को वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं उस्मान डेम्बेले की। अब देखो यार डेम्बेले के रिगार्डिंग ना मेरे को लगता है कि बार्सिलोना बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एक्ट कर रही है। बार्सिलोना एक तरफ चाहती है कि वो अभी भी कि यहाँ पे उस्मान डेम्बेले अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें, लेकिन एक फैक्ट ये भी कि वो चाहते हैं कि भाई अगर नहीं भी कर रहा है ना तो जल्दी बता, क्योंकि जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। उस्मान डेम्बेले इज़ एक्चुअली फ्री कि वो किसी के साथ भी प्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है। तो बार्सिलोना को जो भी चाहिए वो यहाँ पर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि उनको फिर फिगर आउट करना है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि उस्मान डेम्बेले, अब देखो डेम्बेले बार्सिलोना में रहना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो रहना चाहता है अपने टर्म्स पे। और जो वो पैसा मांग रहा है ये बिल्कुल ही डम मेरे को लगता है कि मैं अगर इसको एक वर्ड असाइन करूँ तो वो वर्ड डम और काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल। जिस तरीके से बार्सिलोना में सिचुएशन चल रही है, आप उसके बाद भी अगर ये सब डिमांड कर रहे हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ डेम्बेले से। कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो कि एक्चुअली में कहीं ना कहीं स्टोरी में फिट नहीं बैठ रहा था। और आज के एपिसोड में हम लोग 2 क्लब की बात करेंगे। पहला होने वाला है पीएसजी ऑफ कोर्स, लेकिन पीएसजी के पास थोड़ा इंसेंटिव तो है कि वो डेम्बेले के लिए क्यों जाएंगे, क्योंकि उनको एक्चुअली में एम्बापे को रिप्लेस करना है, ये एक सबसे बड़ा प्रो है। और दूसरा प्रो ये कि एक्चुअली में वहाँ पर लियोनेल मेसी भी खेलता है, जो कि यहाँ पर बार्सिलोना में भी एक साथ खेले थे। और तीसरा प्रो है कि जो चीज़ बाकी क्लब्स नहीं कर सकते वो चीज़ पीएसजी कर सकती है, यानी कि वो एक्चुअली में डेम्बेले की डिमांड्स को मान सकते हैं, वो उतना पैसा उसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे वो बताया जा रहा है, मतलब स्टेटमेंट है कि पीएसजी इज़ इंटरेस्टेड इन डेम्बेले एज लॉन्ग एज कि वो साइनिंग ऑन बोनस नहीं लेगा। मतलब जो 20 मिलियन साइनिंग ऑन बोनस है, अगर वो डेम्बेले अपना छोड़ने को तैयार है तो पीएसजी उसको ले लेगी, ये इस समय की पता है। लेकिन दूसरा क्लब है यहाँ पर चेल्सी।
अब इसकी अगर प्रो की बात करें तो प्रो यहाँ पर यह है कि थॉमस टूचल और डेम्बेले के बीच एक हिस्ट्री है कि दोनों ने डॉर्टमुंड में एक साथ काम किया है। और दूसरा प्रो यह है कि अभी रिसेंटली यार एक इंटरव्यू में उस्मान डेम्बेले ने टूकल के बारे में ये चीज़ कही हुई थी कि टूकल के अंडर मैंने एक्चुअली में अपना बेस्ट गेम खेला था और अगर टूकल डॉर्टमुंड नहीं छोड़ता तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैं डॉर्टमुंड से बार्सिलोना आता। यार ये मेरे को लुकाकू वाली फीलिंग दे रहा है। डेम्बेले भी कैसे इंटरव्यूज दे रहे हैं यार आजकल के, बट ठीक है वापस से भटकते नहीं है। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं कॉन्स की। अब देखो यार मैंने हर एपिसोड में बोला है कि डेम्बेले इस ट्रांसफर मार्केट की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक लग्जरी भी है और ये अपॉर्चुनिस्टिक भी है क्योंकि डेम्बेले एक ऐसा टैलेंट है जो कि ट्रांसफर मार्केट में इतना ईजिली अवेलेबल होता नहीं है। अब अगर पहले कॉन्स की बात करूँ तो टूकल ने यार एक्चुअली में अभी तक चेल्सी को कन्विंस नहीं किया है। अगर इन रिपोर्ट्स में एक्चुअली में सच्चाई है और क्रेडिबिलिटी है कि यहाँ पर उस्मान डेम्बेले के चेल्सी को जाना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो जो वेजेस मांग रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है और प्लस जो उसका इंजरी रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो ये इस समय की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल भी है कि चेल्सी को यार इस समय एक विंगर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको इस समय एक फुल बैक्स या फिर एक विंग बैक की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू अ विंगर। बट स्टिल जैसा मैंने अभी कहा कि उस्मान डेम्बेले के रिगार्डिंग इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिस्टिक एंड इट्स ऑल अबाउट लग्जरी। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। बट डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या डेम्बेले को अभी भी टाइम रहते हुए बार्सिलोना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के आई थिंक अगर 50% चांसेस थे कि वो एक मिडफील्डर साइन करेंगे तो कल के गेम के बाद वो चीज़ 75% हो जानी चाहिए थी। इस तरीके की नीड है इस समय हमें एक CDM की या फिर एक मिडफील्डर की जो कि प्रॉपरली यहाँ पर काम करे। एंड आई होप कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड जनवरी ट्रांसफर विंडो में राल्फ रांगनिक के अंडर एक टॉप मिडफील्डर साइन करे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर कल यार एक रिपोर्ट आई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब डेक्लन राइस को साइन करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा रही है और ऐसे में वो यहाँ पर 100 मिलियन यूरोस देने को तैयार हो सकते हैं क्योंकि वेस्ट हैम इतना यही प्राइस टैग डालती है। और ये जो 100 मिलियन प्राइस टैग पड़ते ही मेरे को लगा कि नहीं ये स्टोरी में फिट नहीं हो सकता। अगर रांगनिक के आने के बाद भी हम ये ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को रिक्रूट करेंगे तो इट वुड जस्ट नॉट मेक सेंस। और ऐसे में डेक्लन राइस मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। काफ़ी लोग यहाँ पे कल स्ट्रीम में इस चीज़ को बता रहे थे कि भाई डेक्लन राइस और यूनाइटेड का लिंक आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि ये सेंस बनाता है। और ये चीज़ भी अगर हम मिडफील्डर्स की बात करें तो देखो यार रूबन नेवेस है, NDD है, उसके बाद जकारिया है, फ्रैंक केसी है, कमारा है, उसके बाद चुआमेनी है। ये सारे मिडफील्डर्स बहुत कम प्राइस में अवेलेबल हैं तो हमें नहीं लगता कि डेक्लन राइस के लिए जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की। अब यार आपको याद होगा कि आज जब मैंने एक्सक्लूसिव रिव्यू एपिसोड बनाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वुल्व्स वाले मैच में, उसमें मैंने बोला था कि जब ग्रीनवुड को सब्स्टिट्यूट किया गया तो बहुत गंदा बू मिला था यहाँ पे ओल्ड ट्रैफोर्ड क्राउड से। और यहाँ पर रांगनिक से जब पोस्ट मैच इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई क्राउड काफ़ी डिस्प्लेजेंट था, क्राउड काफ़ी मतलब बिल्कुल अपना जो प्रोटेस्ट है वो दिखा रहा था कि भाई नहीं ग्रीनवुड को बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो उसके रिप्लाई में कहीं ना कहीं यहाँ पर रांगनिक ने एक चीज़ कही। रांगनिक ने कहा कि मेरा प्लान ये था कि क्या मेरे को ग्रीनवुड को बाहर निकालना चाहिए या फिर क्या मेरे को एडिसन कवानी को बाहर निकालना चाहिए। तो उसने यहाँ पर सोचा कि मेरे ग्रीनवुड को बाहर निकालता हूँ और एडिसन कवानी को ज़्यादा रखना ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा इन कंपैरिजन टू ग्रीनवुड, क्योंकि एडिसन कवानी एक एलीट स्ट्राइकर है और वो ज़्यादा ऑफेंसिव खेल सकता है इन कंपैरिजन टू ग्रीनवुड। अब ये चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि मैंने उस टाइम ये भी कहा था और ये चीज़ बताता भी है कि रांगनिक को इमरजेंसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मतलब स्ट्राइकर्स ज़्यादा प्रेफर करता है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटर्स और सेमी स्ट्राइकर्स। ये चीज़ मैंने कल के आज के एक्सक्लूसिव वाले एपिसोड में पॉइंट आउट की थी कि उसने जब रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट किया था और जेडन सैंचो को बाहर निकाला था तब भी ये चीज़ इसको दिखाता है कि वो जेडन सैंचो यानी कि क्रिएटर को बाहर निकाल के रैशफोर्ड एक फिनिशर को रखता है और ये चीज़ रांगनिक ज़्यादा प्रेफर करता है और ये बताता है कि वो एमरजेंसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किस अप्रोच के साथ गेम को देखता है। सो ये इस समय की सिचुएशन थी। बाकी आपके हिसाब से बताओगे क्या ग्रीनवुड को बाहर निकालना चाहिए था या नहीं, डू लेट मी नो। लेकिन इसी के साथ दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया और अगर आपको एपिसोड पसंद है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।